हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्लास किसकी है ये? तो यूपी टेट की क्लास है 1 to 5 की, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आज पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये पेपर कब का है? ये 2013 में आया हुआ पेपर है। और पार्ट 1 का मतलब क्या है? आज मैं इसके 15 क्वेश्चन कराऊंगी और 15 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले इसको रफ कर लेते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहां आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो चलिए आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आप देखिए। गुजरात है, तो अगर आपने गुजरात का मैप देखा होगा तो इस टाइप से है। और गुजरात एक ऐसा राज्य जिसकी सबसे अधिक जो है समुद्री सीमा समुद्र से लगती है। क्यों? क्योंकि ये लगता है छोटा, लेकिन पूरा यहाँ से लेके अगर इसको टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है इसी से लगती है। गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। तो ये तो हट गया है क्योंकि गुजरात सबसे लंबी सीमा साझा करता है अपने समुद्र के साथ। फिर गोवा में तो आप लोग बीच वगैरह है, समुद्र में ही है। महाराष्ट्र भी समुद्र, नवी मुंबई बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। और अगर देखें तो गुजरात टोटल जो है 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है 9 राज्य, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो कितने राज्यों की लगती है? 9 राज्यों की लगती है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 कौन कौन से हैं ये एक बार गूगल पे जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं। आप जैसे अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी में कौन कौन से, सबसे पहले तो गुजरात है, गुजरात लिखा हुआ है। फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, कर्नाटक की भी लगती है। फिर केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा लिख लीजिए। और फिर कौन सा हो जाएगा? हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसकी भी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 3 3 6 और 3 इसमें दिए हुए हैं। तो 9 राज्यों की सीमाएं जो है समुद्र से लगती हैं। अब देखिए इसमें अगर पूछे कि पश्चिमी कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पश्चिमी हो जाएंगे। और ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र दिए हुए ये भी पश्चिमी है। और ये जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशियंट है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? एटीपी है, बीओडी है, और एसटीपी है, डब्ल्यूपीएल है। तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप बीओडी के द्वारा की जाती है। अब बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो याद रखिएगा आप, इसके द्वारा नदी के प्रदूषण स्तर, नदी में कितना प्रदूषण है उसका माप किया जाता है। अर्थात ऐसे मापा जाता है कि उसमें ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कितना नदी प्रदूषित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक मिनट। फिर नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन है। वायरस संक्रमण से होने वाले रोग कौन सा है? तो इसमें एक वायरस का होगा, बाकी अन्य होंगे। आइए देखते हैं। आप टाइफाइड देखिए किसके द्वारा? टाइफाइड से पेट संक्रमित होता है।
लीवर होता है। तो ये कैसा हो गया, ये एक जल जनित रोग हो गया, तो ये तो हटा देंगे। फिर नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा में क्या होता है, हमें वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशन होने लगते हैं, तो ये भी जो है जल से संबंधित है। मलेरिया भी जल से संबंधित है, क्योंकि जो मॉस्किटो होते हैं वो कहाँ पे अधिक सरवाइव करते हैं, वाटर में, तो ये भी एक जल जनित हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, जुखाम। जुखाम के अलावा फ्लू है, और अभी जो कोविड-19 चला था वो भी वायरस के द्वारा होता है। तो आपको इस तरीके से जल के भी 3 एग्जाम्पल क्लियर हुए। टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, ये सब किससे होते हैं, जल जनित है। और जुखाम है, फ्लू है, कोविड-19 है, ये सब वायरस संक्रमण से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्या है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जो भारत तो कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, तापमान, सी पवन है, डी आर्द्रता है, और बी है आर्द्रता, सॉरी, और डी वृष्टि है, वृष्टि अर्थात वर्षा। तो सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जो है कृषि को वर्षा ही प्रभावित करती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए ताकि सबके पास पहुंच सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होते ही हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे पहली बात टोटल 5 पढ़ते हैं, अभी इनको क्रम में लगाने को भी आ जाता है। तो सबसे जो बाहरी परत है वो कौन सी है, सबसे बाहरी परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ऑप्शन में दिया भी हुआ है, और इसको क्या और दूसरे किस नाम से जानते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और नेक्स्ट इससे ऊपर कौन सी परत होती है, तो इससे ऊपर होती है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और इसमें ही ओजोन परत जो है पाई जाती है, होती है, जो हमें जो है अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरणें हैं उनसे सुरक्षित रखती है। अब 3rd नंबर की कौन सी परत हो जाएगी, तो 3rd जो है वो मध्य मंडल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं मीजोस्फीयर। अब ये 3 हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अब 4th इधर लिख देते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत भर जाएगा। 4th नंबर की कौन सी परत हो जाएगी, तो 4th हो जाएगी हमारी तापमंडल। तापमंडल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो थर्मोस्फेयर भी बोल सकते हैं। और 5th नंबर की क्या हो जाएगी, वायुमंडल। वायुमंडल या एक्सोस्फेयर आप कह सकते हैं। तो इनको क्रम में भी लगाने के लिए आता है, इसलिए आपको सीरियल वाइज भी याद करना पड़ेगा। चलिए आइए इसके लिए इतना ही रखते हैं। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत जो है वो मध्यमंडल होती है या मीजोस्फीयर होती है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें ग्रीन हाउस गैस पूछा है, तो ऑप्शन क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ही हम ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा मनुष्य या जीव जंतुओं का जीवन संभव है। नेक्स्ट है ऑर्गन, ऑर्गन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक एसिड रेन वाली गैस हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। और अन्य जो है ग्रीन हाउस जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी CFC। तो ये जो महत्वपूर्ण मेन गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
फिर हम लोग 7th क्वेश्चन में आ गए। आइए देखते हैं 7th क्या है। 7th है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 1973 दिया हुआ है, 1982 हुआ दिया हुआ है और 1986 दिया हुआ है, 1992। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और अगर टाइगर दिवस भी पूछा जाता है तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर प्रेजेंट टाइम में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइगर रिजर्व कितने हैं टोटल इस समय? तो 58 है। और भारत में इस समय लगभग कितने टाइगर हैं? तो लगभग जो है 36 के आसपास, जो 2022 में 36,000 के आसपास जो है टाइगर जो है भारत में है इस समय। और अगर इसकी जो जनगणना है प्रत्येक 4 वर्ष में करवाई जाती है इसकी जनगणना। और अगर देखें और क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन, हाँ, और जैसे सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे हैं, किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो है एमपी में है और इसके दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए बस इतना ही रखते हैं, 29 जुलाई को जो है टाइगर दिवस मनाया जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बार टाइगर की थीम क्या रखी गई है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई वो किस टाइगर रिजर्व से की गई है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई है। तो इतना बहुत है, इतने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8th का? इसको क्या बोलते हैं? जो 180 डिग्री से गई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ये बताइएगा जो कर्क रेखा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। और एक बार राज्य जो है एक बार गूगल में जाके चेक भी कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th आज का 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है गुजरात, अंडमान द्वीप समूह, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ये बंगाल है। तो ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये है तमिलनाडु में। और अगर ये देखें ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा है। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है 940, 1000, और इसका मतलब क्या है? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। फिर 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 960 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 982। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो है भारत में 940 महिलाएं हैं, अर्थात 60 महिलाएं जो हैं वो कम है।
अब अगर और देखें तो ये भी आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल राज्य का है, और वो कितना है? तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084, अर्थात 84 महिलाएं ज्यादा है। तो सबसे अच्छा जो है लिंगानुपात केरल राज्य का है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सबसे अगर कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 877 महिलाएं हैं। तो बहुत बेकार दशा है हरियाणा की, क्योंकि 1000 पुरुषों पर टोटल 877 महिलाएं हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। आपको चीजें जैसे ऑप्शन में है तो उसके साथ चारों ऑप्शन अगर आप सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या पता ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन है। 11 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है? चींटी है, केचुआ है, और सी मधुमक्खी है, डी तितली है। तो जो किसान का मित्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? केचुए को, क्योंकि ये जो है मिट्टी को जो है खा खा के उसको उसमें एयर पास करने के लिए जगह बना देते हैं। तो केचुआ जो है किसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, और ये जो है इसका जो है इस क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को वर्ष 1973 में जो है प्रारंभ किया गया था, और इसका जो है इसके विरुद्ध जो खड़े हुए थे तो वो कौन है? पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो मेन नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, और दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसके साथ आपको ये भी याद करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हम लोग 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 13 पे आ गए हैं। 13 क्या है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑप्शन है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, और सी इथोलॉजी, और डी ऑप्शन है डेमोलॉजी। तो किसमें किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी नियोलॉजी है। नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। और ये तो टर्म्स गलत है। नेक्स्ट ए ऑप्शन है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है एक तरीके से रोग का कारण होता है। रोग का कारण। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। नियोलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और सी ऑप्शन इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और डी है लोहा। तो समुद्री शैवाल किसका मेनली स्रोत होते हैं? आयोडीन का होते हैं। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो ग्वाटेर नामक एक रोग है। ग्वाटेर नामक रोग हो जाता है। जो गले की जो ग्रंथि होती है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसकी पूर्ति किससे होती है? समुद्री शैवालों के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। सैक या लाइकेन है क्या है? परजीवी है, घटक है, रसायन स्वपोषी है, या सहजीवी है?
तो लाइकेन जो है वो सहजीवी होते हैं। इसमें एल्गी और फंजाई नाम के दो होते हैं अलग। ये शैवाल होता है, ये कवक होता है। दोनों एक दूसरे को जो है जीवित रहने के लिए भोजन आदान प्रदान करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये भी आता है कि लाइकेन वहां पे नहीं उगते हैं जहां पे वायु प्रदूषण थोड़ा भी अधिक होता है, तो वहां पे ये सरवाइव नहीं करते हैं। तो जहां का शुद्ध वातावरण होता है वहीं पे लाइकेन जो है सरवाइव करते हैं। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का भी एक तरीके से सूचक होता है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, क्योंकि ये ताकि सभी तक पहुंच सके, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।